Hello everyone. This is the third unit from the chapter that is the rise of nationalism in Europe. So as usual, let's begin this explanation in Hindi. So friends, listen. जैसा कि हमने बाकी के जो दो यूनिट और इंट्रोडक्शन पीछे किया, उसके ठीक बाद ये थर्ड यूनिट है। जिस थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में, यानी क्रांति का युग। यानी यूरोप के अंदर में क्रांति जब 1830 से लेकर के 1848 तक, यानी 1830 से लेकर के 1848 तक जो क्रांति का युग था, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सो कंजर्वेटिव रिजाइम्स की बात करते हैं। कंजर्वेटिव रिजाइम्स जैसे जैसे ताकतवर होती गई, वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये दो विचारधारा है, यानी उदारवाद और राष्ट्रवाद, इन दो चीज़ों को रिवॉल्यूशंस के साथ यानी क्रांति के साथ, क्रांति कहाँ कहाँ पे, यूरोप के अलग अलग इलाके जैसे इटली, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर के अलग अलग प्रांत, आयरलैंड और पोलैंड, यहाँ इन जगह पे जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लिबरल नेशनलिस्ट यानी उदारवादी क्रांतिकारी लोग कर रहे थे इनका नेतृत्व। जिनमें कौन से लोग थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास यानी कि शिक्षित मध्यम वर्ग परिवार, जिनमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लासेज के सदस्य, ये थे। इनमें पहला जो अपहीबल आपको देखने को मिला फ्रांस के अंदर में 1830 में, जुलाई के महीने में, जो बॉर्बन किंग्स था, जिनको पावर में वापस से ले आया गया था, वापस से पावर रिस्टोर किया गया था 1815 के बाद। अब वापस से इन क्रांतिकारियों के द्वारा ये ओवरथ्रोन कर दिए गए थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लुइस फिलिप को अपना हेड बनाया और फ्रांस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की नींव रखी थी। मेटरनिच ने एक बार कहा कि जब फ्रांस स्नीज करता है, यानी फ्रांस जब छींकता है, तो पूरे के पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। व्हाट डज इट मीन? यानी फ्रांस के अंदर में अगर कोई हरकत होता है तो पूरे के पूरे यूरोप में आपको उसका असर देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि फ्रांस पूरे यूरोप के क्रांति का केंद्र बिंदु था। जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ, जुलाई के महीने में जो क्रांति हुई, वो उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा बन चुका था, बेल्जियम जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा बन चुका था, अब वो क्या हुआ? अलग हो गया इससे, यानी कि यूके ऑफ नीदरलैंड से अलग हट गया। यानी अब दूसरी इवेंट हम देखेंगे कि एक घटना जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग को और ज़्यादा बल दिया, वो घटना क्या था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक का स्वतंत्रता संग्राम। यानी वहाँ के एजुकेटेड एलिट जो यूरोप के अंदर थे, उन पे ये किस तरह का असर डालता है। ग्रीस के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस ओटोमन एम्पायर का यानी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा है 15वीं शताब्दी से ही। यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो देखने को मिला, जो भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर देखने को मिला, ग्रीक के अंदर में वो 1821 में ही एक आंदोलन शुरू हो गया। ग्रीस के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी थे, उनको जो ग्रीक बाहर रह रहे थे देश निकाला के रूप में, उनसे भी समर्थन मिल रहा था, और बहुत से वेस्ट यूरोपियन से समर्थन मिल रहा था। जिनको भी लगता था ग्रीक कल्चर का कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव है, लगाव है, सब ग्रीक की आज़ादी के लिए उनको समर्थन दे रहे थे। पोएट्स और आर्टिस्ट यानी जो कवि थे और जो कलाकार, उन्होंने ग्रीस को क्या कहा? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब झूला होता है, पालना होता है, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता की एक तरह से कहे तो आधार है, वो क्या है? ग्रीस है। और किसी तरह से लोगों का ओपिनियन, लोगों का सुझाव, लोगों का समर्थन मिला, किसको? ग्रीक को मिला। किसके खिलाफ? एक मुस्लिम एम्पायर जिसको ओटोमन एम्पायर कहते हैं। अंग्रेजी पोएट लॉर्ड बायरन, उसने फंड वगैरह भी इकट्ठा किया और बाद में वार में लड़ने के लिए भी गया, जहाँ पे फीवर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अंततः ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 का, यानी 1832 का कस्तूतुनिया का संधि,
जिसके तहत ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीस। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 3.1 रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक का मतलब ही होता है रोमानी, कल्पनाओं से पढ़े या कल्पनाओं में डूबे, एंड नेशनल फीलिंग यानी कि जब राष्ट्रवाद की बात करते, राष्ट्रवाद की भावना की बात करते हो तो राष्ट्रवाद की भावना एक रोमांटिक फीलिंग है, साइंटिफिक फीलिंग नहीं है। तो कैसे ये जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो विकास एकदम से तो आया नहीं होगा, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद को बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही काम करो, वार करो, युद्ध करो, अपने इलाके बढ़ाते जाओ, यानी आपके अंदर राष्ट्रवाद है। यानी अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखलाना चाहते हो तो आप दूसरे देश से लड़ो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अपने इलाके को बढ़ाने के लिए जो भी तरकीब अपनानी वो अपनाओ, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। यानी कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, कल्चर यानी संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में। आर्ट यानी कला, पोएट्री यानी कविता, स्टोरीज कहानियाँ, म्यूजिक संगीत, इन सब से भी हम राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार दे सकते हैं। चलो हम रोमांटिसिज्म को समझते हैं। रोमांटिसिज्म है क्या? एक कल्चरल मूवमेंट है, सांस्कृतिक आंदोलन। मकसद क्या है इसका? डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना। जितने भी रूमानी कलाकार और जो पोएट्स यानी कवि थे, उन्होंने क्या किया? रीजन और साइंस यानी कि तर्क और विज्ञान के ग्लोरिफिकेशन की आलोचना की। यानी रोमांटिक पीपल को ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि साइंस और रीजनिंग को बढ़ावा मिले, तो उन्होंने इसके ग्लोरिफिकेशन की आलोचना की, यानी इनके बढ़ाने चढ़ाने का विरोध किया, आलोचना किया। यानी इनको किन चीज़ों से मतलब था? इनको तो मतलब था इमोशन से, यानी भावनाओं से, संवेग से, इंट्यूशन से यानी अंतर्दृष्टि से, मिस्टिकल फीलिंग्स यानी कि रहस्यमयी भावनाओं से। इनका प्रयास क्या था? इनका प्रयास था कि एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, यानी एक वैसी भावना जिसमें साझी सामूहिक विरासत को प्रमोट किया जाए, एक कॉमन कल्चरल पास्ट यानी एक साझी सांस्कृतिक विरासत या फिर अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अब इन्हीं में से बाकी जो रोमांटिक्स हैं, जैसे कि जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, कब से कब तक? 1744 से लेकर के 1803 तक। इनका कहना था कि ट्रू जर्मन कल्चर अगर आपको देखना है, सच्ची जर्मन संस्कृति को अगर आपको समझना है, तो आप जर्मनी के आम लोगों को समझो, कॉमन पीपल को समझो। कॉमन पीपल को दास वॉक कहा जाता है जर्मन में। और इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, यानी कि लोकगीत के जरिए, लोक काव्य के जरिए और लोक नृत्य के जरिए हम राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रवाद क्या है, हम आम लोगों को समझा सकते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, यानी इस तरह के जो लोक संस्कृति है, इसको संग्रहित करना, इसको जमा करना, इकट्ठा करना, यह नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यानी अब दूसरा प्रयास क्या था? वर्नैकुलर लैंग्वेज, यानी लोक भाषा पे दबाव डालना। यानी कि हर क्षेत्र का अपना क्षेत्रीय भाषा होता है, अगर हम इनको क्या करेंगे, इन पे दबाव डालेंगे। कलेक्शन ऑफ लोकल फॉकलोर, यानी कि जो लोकल जो लोकगीत हैं, है ना, इनसे सिर्फ हम एंशियंट स्पिरिट को नहीं उगा रहे हैं या फिर नहीं उभार रहे हैं, बल्कि हम आधुनिक राष्ट्रवाद की जो मैसेज है उसको हम ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, जो क्या है, अनपढ़ है। यानी आप पढ़े लिखे लोगों को तो पत्रिकाओं के माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन जो आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, आप उनको कैसे समझाइएगा? तो उनको समझाने के लिए आपको क्या करना होगा? उनको आपको इन्हीं तरीकों से समझाना पड़ेगा, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से। सो पोलैंड का एक एग्जाम्पल है। पोलैंड एक कंट्री का नाम है जिसकी राजधानी वार्सो है। सो पोलैंड जो है 18वीं शताब्दी के अंदर में क्या हो गया? पार्टीशन हो गया, उसका विभाजन हो गया। किसने किया? रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की मदद से, या कहें इन लोगों ने, इन देशों ने पोलैंड का विभाजन कर दिया। बावजूद इसके पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं रहा, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर में अब भी राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत थी, जिंदा थी, उनके अंदर ये राष्ट्रवादी वजूद जिंदा था। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है करोल करपुंस्की। इसने अपने राष्ट्रवाद के संघर्ष को, राष्ट्रवादी संघर्ष को अपने संगीत के जो ओपेरा और म्यूजिक,
इससे मनाया, इससे सेलिब्रेट किया। फोक डांस जैसे कि पोलिनेज और मजूरका, इसको अपना राष्ट्रवादी चिन्ह बनाया। लैंग्वेज का अब क्या रोल है? कल्चर तो हमने जान लिया, कल्चर का एक हिस्सा है लैंग्वेज, भाषा। भाषा भी राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या करता है? विकसित करता है। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद, यानी जब रशिया ने पोलैंड की टेरिटरी को कब्जा कर लिया, तो पॉलिश भाषा को स्कूलों से क्या किया गया? निकाल दिया गया, यानी स्कूलों में मना ही होगी पॉलिश भाषा की। अब जबरन रशियन भाषा को हर जगह थोपा गया। 1831 में एक हथियार युक्त आंदोलन होता है रशियन शासन के खिलाफ, जिसको क्या कर दिया जाता है? कुचल दिया जाता है। इसके बाद जो क्लर्जी मेंबर के लोग हैं, क्लर्जी के चर्च के जो सदस्य हैं पोलैंड के अंदर, वो लैंग्वेज को राष्ट्र के नेशनल रेजिस्टेंस के रूप में अपनाते हैं, यानी कि भाषा के तहत वो विरोध दर्ज करते हैं। पॉलिश भाषा को अब ये चर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितने भी धार्मिक निर्देश देने होते हैं जबरन ये पॉलिश भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इनको कितनी बार भी मना किया जाए। परिणाम ये होता है कि बहुत से पुजारियों को और बहुत से चर्च के जो भी बिशप्स हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, साइबेरिया भेज दिया जाता है रशियन अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने रशियन भाषा में उपदेश देने को मना कर दिया था। यानी पॉलिश भाषा को हम देख रहे हैं किस तरह से सिंबल ऑफ स्ट्रगल के रूप में, यानी संघर्ष के प्रतीक के रूप में, किसके खिलाफ? रशियन वर्चस्व के खिलाफ, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ पॉलिश भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज को भी क्या है? स्ट्रगल का माध्यम बनाया जा सकता है। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या है हंगर? भूख, कठिनाई और पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 वो साल है जब ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में आया था, यानी एक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी यूरोप झेल रहा था। 19वीं शताब्दी का पहला हाफ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आबादी में बढ़ोतरी हुआ, पूरे के पूरे यूरोप की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, और ज़्यादातर देश जो थे वहाँ पे जॉब से ज़्यादा तो जॉब की तलाश करने वाले लोग थे, यानी जॉब कम लोग ज़्यादा। गांव देहात के लोग भी क्या शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। ओवर क्राउडेड झोपड़पट्टी, यानी बहुत भीड़ भाड़ वाली झोपड़पट्टियों में और ज़्यादा संख्या बढ़ रही थी। छोटे छोटे उत्पादक जो शहरों के अंदर थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा था, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीन मेड्स गुड्स जो है इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा आने लगा, जिसके कारण इनको नुकसान उठाना पड़ गया। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में, जो कि पहले तो कपड़ा वगैरह से संबंधित जो भी काम होते थे घरों वगैरह में होते थे, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में होते थे, लेकिन अब मशीनीकरण होने के बाद अब क्या होने लगा? अब लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन होने लगा। यूरोप के वो इलाके जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी अब भी ज़्यादा, यानी जो कुलीन परिवार का दबदबा अब भी कायम था, वहाँ पे छोटे किसान अब भी फ्यूडल ड्यूज को चुकाने में, ऑब्लिगेशंस को चुकाने में, इन सब को चुकाने में अब भी परेशान थे। फूड का प्राइस, भोजन की कीमत, और जो बैड हार्वेस्ट है, बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फसल खराब होने की वजह से पूरे के पूरे देश के अंदर में, पूरे के पूरे शहर के अंदर में कंगाली आ गया था, पॉपरिज्म आ गया था। 1848 वो साल था जब फूड शॉर्टेज, भोजन की तंगी और अपार बेरोजगारी, इसकी वजह से पेरिस की जनसंख्या सड़कों पे आ गई, बैरिकेड्स खड़े किए गए और लुइस फिलिप को क्या करना पड़ गया? भागना पड़ गया। उसके बाद जो आपका है कि नेशनल असेंबली ने क्या किया? रिपब्लिक की घोषणा कर दी, और रिपब्लिक की घोषणा कर दी और 21 साल की उम्र से ज़्यादा लोग जितने भी थे सबको वोटिंग राइट दे दिया गया, वोट देने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि सभी को राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का अधिकार दे दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स, यानी कि नेशनल वर्कशॉप्स खोले गए ताकि सभी को रोजगार दिया जाए। 1845 के अंदर में जो भी वीवर्स थे सिलेसिया के अंदर, उन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया, जो उनको हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, क्या करते थे? उनको रॉ मटेरियल देते थे, एंड गिव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल। बट धीरे धीरे क्या हुआ? पेमेंट मिलना उनको बंद हो गया। अब इसी घटना को जो पत्रकार है विल्हेम उल्फ, वो इस तरह से लिखता है कि 18,000 की आबादी का एक गांव है जहां का पेशा, मुख्य पेशा कॉटन वीविंग है। अब क्या है, यहाँ पे वर्कर की तंगी इतनी ज़्यादा है कि जो जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के पास,
और इसी का फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार उठा रहा है और क्या कर रहा है, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। अब जिस तरह उनको जो सामान चाहिए कम दाम में मतलब कि उनको दे रहे हैं, उनका दाम कम कर रहे हैं। 4 जून को क्या होता है, 2 बजे शाम को एक भीड़ इकट्ठी होती है बीवर्स की, अपने घरों से निकलती है और जोरों में निकलते हैं। कहाँ पे, ठेकेदार के घर पे निकलते हैं। वहाँ पे वो हायर वेज की मांग रखते हैं, मजदूरी मांगते हैं ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। इनके साथ इनको घृणा के साथ ट्रीट किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। अब इसी के बाद क्या होता है कि मजबूरन ये लोग किसी भी तरह उसके घर में, ठेकेदार के घर में घुस जाते हैं, उसके शानदार खिड़कियों को तोड़ते हैं, फर्नीचर को तोड़ते हैं, गद्दे वद्दे इन सब को बर्बाद करते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो गोदाम में घुस जाता है और वहाँ पे कपड़ा का जो भी सप्लाईज है उन सब को लूट लेता है। कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। अब ठेकेदार क्या करता है कि अपने परिवार के साथ एक पड़ोस के गांव में चला जाता है जहां पे उसे कोई भी शेल्टर देने को तैयार नहीं होता है। 24 घंटे बाद वो वापस आता है और किसी भी तरह सेना की मदद लेकर के। अब इसी घटना के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 11 वीवर की मौत हो जाती है। ठेकेदार को बचाने के चक्कर में 11 वीवर की मौत हो जाती है। 1848 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब कैसे लिबरल्स की जो क्रांति है उसको समझते हैं। एक जगह तो क्या है, पुअर विद्रोह कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, पुअर गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, और जो किसान हैं, जो तंग किसान है, और वर्कर्स मजदूर यूरोपियन कंट्रीज में 1848 के अंदर में। दूसरी तरफ एक रेवोल्यूशन जो है जिसको एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा नेतृत्व मिल रहा था। फरवरी की घटना के बाद 1848 में फ्रांस के अंदर में मोनार्क को क्या कर लिया गया था, मोनार्क का एब्डिकेशन हो गया था, एक तरह से मोनार्क को ख़त्म कर दिया गया था और रिपब्लिक की घोषणा हो गई थी, जहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सभी पुरुषों को वोटिंग राइट दे दिया गया था। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप यानी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में जहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र अब भी नहीं बने थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरी एम्पायर, जहाँ के मेन और वुमेन जो लिबरल मिडिल क्लास के थे, सब ने क्या किया, सब ने अपनी अपनी मांग रखी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, यानी राष्ट्र का तो एकीकरण होना चाहिए, उसके साथ साथ एक संविधान भी होना चाहिए। उन्होंने इस अनरेस्ट का, ये जो खिलाफत, जो ये खिलाफ आंदोलन जो भड़क रहा था, इसका फ़ायदा उठाया, अपनी मांगों को मजबूत किया और नेशन स्टेट की मांग रख दी। किसके आधार पे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के आधार पे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का मतलब होता है संसदीय सिद्धांत, यानी कि जिसका वैसा देश बनाओ जिसका एक संविधान हो, जहाँ पे प्रेस को आज़ादी हो और जहाँ पे लोगों को समूह बनाने का, समूह निर्माण करने की बिल्कुल छूट हो। जर्मन रीजन के अंदर में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए गए जिसके मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, मध्यम वर्गीय व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे और खुशहाल आर्टिसियंस, अमीर घराने के कारीगर थे। सब के सब फ्रैंकफर्ट में क्या होते हैं, शहर है एक, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सब मिल करके जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करते हैं। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि एक महोत्सव में हिस्सा लेते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जो कि सेंट पॉल चर्च के अंदर होता है। वहाँ पर सब मिल करके क्या करते हैं, एक संविधान बनाते हैं और जर्मन नेशन बनाते हैं, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है, मोनार्की कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, मोनार्की, वो मोनार्की जो कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, यानी अब मोनार्की को पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड क्राउन, जब डेप्यूटीज क्या करते हैं, क्राउन देते हैं फ्रेडरिच विलियम IV को, जो प्रूसिया का तब का राजा था, तो वो इसको क्या कर देता है, इनकार देता है और बाकी मोनार्क के साथ मिल करके चुनी हुई सभा का विरोध करता है। किसी भी तरह से अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री की तरफ से, यानी उच्च घरानों और सेना की तरफ से जो विरोध है वो मजबूत होता जा रहा होता है और पार्लियामेंट का जो सामाजिक आधार है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी पार्लियामेंट के अंदर आप देख सकते हैं मिडिल क्लास जिन्होंने क्या किया, हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिसंस, जिन्होंने क्या किया, आर्टिसंस यानी कारीगर और मजदूर के मांगों को नहीं माना और धीरे धीरे ये भी क्या हुआ, इनका सपोर्ट इनको नहीं मिला। अंत में ट्रूप बुलाई गई और असेंबली को किसी भी तरह क्या किया गया, डिसबैंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया।
पॉलिटिकल राइट्स, देखिए राजनीतिक अधिकार महिलाओं को मिले, हमेशा से ये विवादास्पद मुद्दा रहा है लिबरल की क्रांति का। बहुत सारे तादाद में, ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने भी सालों दर साल इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं ने अपना राजनीतिक संगठन बनाया, अपने अखबार लिखे, पॉलिटिकल मीटिंग में हिस्सा लिया, प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन सब के बावजूद इनको किसी भी तरह से किसी तरह का कोई राइट नहीं मिला। यानी कि जो राइट इनको, कम से कम इनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वो भी वोटिंग राइट इन्हें नहीं मिला। जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जो सेंट पॉल के चर्च में है, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, तो महिलाओं को एक ऑब्जर्वर के रूप में, यानी एक मूक दर्शक के रूप में विजिटर गैलरी में ऊपर में खड़ा रखा गया है। और कंजर्वेटिव फोर्सेज जो हैं, इनके आंदोलन को कुचलने में कामयाब होते हैं 1848 में। Monarchs were beginning to realize that cycle of revolution and repression could only be ended by granting। अब राजा को लगता है, राजशाही को लगता है कि अगर इस आंदोलन को, ये जो चक्र चल रहा है रिवॉल्यूशन का, रिप्रेशन का, यानी ये लोग रिप्रेशन का काम कर रहे हैं मोनार्क वाले, और रिवोल्यूशनरी तो क्रांति करेंगे। ये जो एक बार कभी रिवोल्यूशन हो रहा है, कभी रिप्रेशन हो रहा है, इस चक्र से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हमें क्रांतिकारियों को कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। इसीलिए 1848 के बाद, 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है, यानी जो तानाशाही, क्या है, राजशाही है, वो क्या करती है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का, वो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करती है, जो 1815 से पहले किया गया था। यानी क्या किया गया था, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर देती है। कहाँ, जो भी हैब्सबर्ग डोमिनियंस है और रशिया के अंदर में, और हैब्सबर्ग रूलर्स क्या है, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मतलब हैब्सबर्ग रूलर्स जो हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं, किनको, हंगेरियंस को। कब, 1867 के अंदर। सो ये तीसरा यूनिट इतना रहा। दैट्स ऑल अबाउट थर्ड यूनिट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट यू फॉर द फोर्थ टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड प्लीज़ enjoy this video.